गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं एक ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, परीक्षा की तिथि आप देख लें 17/12/2023 का प्रथम पाली का ये जो सेट है सेट नंबर 3। अभी तक जो है हम लोग जो है 1 और 2 कंप्लीट जो है हम लोग देख चुके हैं। ये जो है प्रैक्टिस सेट जो है 3 है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मिक्स स्टडी टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहाँ से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है सेट नंबर 3 का, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कुलालमपुर आयोजित किया गया था, मलेशिया में। कुलालमपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था 6 मार्च 2023 को। ठीक है, और ये 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन था, ध्यान रखेंगे। इसका थीम क्या था? तो इसकी थीम थी आपको स्ट्रेंथनिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड आसियान इंडिया इकोनॉमिक रिलेस फॉर ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। आसियान के बारे में जान लेते हैं। तो आसियान का फुल फॉर्म क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका गठन 1667 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ किया गया था। 8 अगस्त को जो है आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय आपको जकार्ता इंडोनेशिया में है तथा इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी है। ध्यान रखेंगे, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी है। आसियान के संस्थापक देश कौन है? तो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर और थाईलैंड है। आसियान के सदस्य देश जो है 10 सदस्य देश हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। तो राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या जो है 500 निर्धारित है। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित है और संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार, ध्यान रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार ये निर्धारित है। ठीक है, 500 सदस्य और न्यूनतम जो है 6 सदस्य निर्धारित है। न्यूनतम जो है 60 है सदस्य निर्धारित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ अन्य राज्यों की विशेष प्रावधान प्राप्त है, जिसके तहत विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 से भी कम है। उदाहरण के लिए मिजोरम में जो है 40, सिक्किम में 32, गोवा में 40 और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 70 और पुदुचेरी में जो है 30 विधानसभा सदस्य हैं। ठीक है, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का? तो 5 वर्ष का होता है तथा विधानसभा के सत्रवासन का आदेश कौन जारी करता है? तो ये राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा वर्ष 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन न करने का प्रावधान है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, 2026 तक विधानसभा के सीटों में कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान है और संविधान संशोधन 84वें संविधान संशोधन 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विधानसभा सदस्य बनने हेतु अहर्ताएँ अनुच्छेद 173 में निर्धारित की गई है। वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में 403 है और न्यूनतम सदस्य संख्या सिक्किम में 32 है। अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 332 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो ये उत्तरदायी होते हैं आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है, ठीक है, करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों या अन्य मंत्रियों के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, अनुच्छेद 75(2) में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त अपने पद पर, ठीक है,
बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को तीन श्रेणियाँ होती है मंत्रिपरिषद में, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ध्यान रखेंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद का उपबंध है। यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इसमें एक निश्चित अंतर है। मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें लगभग 12 से 20 मंत्री हैं। ध्यान रखेंगे, मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें लगभग 12 से 20 मंत्री हैं। यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसकी व्याख्या को 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 352 में व्याख्या है कि प्रधानमंत्री एवं अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय बराबर होता है। तो राष्ट्रीय आय बराबर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एनएनपीएफसी के बराबर होती है। एनएनपीएफसी के बराबर होता है। राष्ट्रीय आय क्या है यानी नेशनल इनकम क्या है? तो जब एनएनपी की गणना लागत मूल्य, ध्यान रखेंगे, लागत मूल्य यानी फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है तब उस देश की राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। एनएनपी से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इसमें से अप्रत्यक्ष कर को क्या करते हैं? तो अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है, जबकि परिधान सहायिकी को जोड़ दिया जाता है। दिया जाता है। तो राष्ट्रीय आय बराबर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायिकी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका शामिल नहीं है। तो संघीय कार्यपालिका जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक इसमें शामिल नहीं। बाकी संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी शामिल हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं महान्यायवादी से मिलकर होता है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। ध्यान रखेंगे, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका का वर्णन है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद में निहित होता है। अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधित समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। तो 53 के अनुसार ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रधान होता है जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। अनुच्छेद 75(1) राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति हेतु एवं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करता है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी की योग्यता रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में है। तो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का उल्लेख 148 से 151 में किया गया है। नेक्स्ट है, यह लोक वित्त का संरक्षक एवं लोक परीक्षण एवं लोक विभाग का मुखिया होता है। यह राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर नियंत्रण करता है। तो ध्यान रखेंगे, यह राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ई सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। विस्तार देख लेते हैं। ई सार्स ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इस ऐप को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं के बनाए गए उत्पादों को ऑनलाइन बिक्री के लिए जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो रुद्राक्ष पाटिल का संबंध जो है निशानेबाजी से है। नेक्स्ट देखते हैं इसके पॉइंट। तो रुद्राक्ष पाटिल का संबंध जो है किससे है? तो निशानेबाजी से है। अन्य खेलों से संबंधित खिलाड़ी, निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा, मनु भाकर, श्रेयसी सिंह, गगन नारंग, अंजलि भागवत, सौरभ चौधरी, अपूर्व चंदेला, राही शरणबोत, अवनी लखेरा इत्यादि। तो ध्यान रखेंगे अभिनव बिंद्रा, मनु भाकर, ये याद रखेंगे मनु भाकर, श्रेयसी सिंह, गगन नारंग, अंजलि भागवत, सौरभ चौधरी, अपूर्व चंदेला, राही शरणबोत, अवनी लखेरा इत्यादि। मुक्केबाजी से, तो मुक्केबाजी से आपको हैं मेरी कॉम, निकहत जरीन, लॉलिन बरगोहन, विजेंद्र सिंह, अमित पांघल, पूजा रानी, सरिता देवी, मोहम्मद अली इत्यादि। कुश्ती से हैं विनेश फोगाट, रवि कुमार दाहिया, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, गीता फोगाट, सुशील कुमार, केडी जादव और बबीता कुमारी। तीरंदाजी से हैं आपको दीपिका कुमारी, जयंता तालुकदार, लिम्बा राम, अभिषेक वर्मा, डोला बनर्जी, ज्योति सुलेखा, वेनम बोमबाला देवी, तिरुवनदीप राय, प्रवीण जादव इत्यादि। 8 नंबर क्वेश्चन है, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो इनका नाम है आपको कैप्टन शिवा चौहान। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, ध्यान रखेंगे कैप्टन अवनी चतुर्वेदी, कैप्टन मोहन सिंह जीतरवाल तथा कैप्टन भावना कंठ को भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट में शामिल हैं। भारत में पहली महिला पायलट हैं सरला ठकराल। ध्यान रखेंगे भारत में पहली महिला पायलट हैं सरला ठकराल। भारत में पहली महिला राफेल पायलट हैं शिवांगी सिंह। भारत में पहली महिला लड़ाकू पायलट हैं भावना कंठ। भारत में पहली महिला एयरलाइन पायलट हैं दुर्बा बनर्जी। पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक हैं शीला डावेर। पहली महिला ट्रेन ड्राइवर हैं सुरेखा यादव। भारत में पहली महिला आईएफसी हैं चोनीरा बेलियथप्पा अधिकारी यानी मुथप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? तो कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? तो वत्स की जो है कौशाम्बी राजधानी है। वत्स की जो है कौशाम्बी राजधानी है। बुद्ध के समय में हम 16 बड़े राज्य पाते हैं जो महाजनपद कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे 16 बड़े राज्य पाते हैं जो महाजनपद कहलाते हैं। इस प्रकार हैं मगध, गिरिव्रज या राजगिरी इसका राजधानी है। काशी इसकी राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अंग की राजधानी चंपा। वज्जी की राजधानी वैशाली विदेह है। और मल की राजधानी जो है आपको कुशीनगर। ठीक है। चेदी या चेती की राजधानी जो है आपको शक्तिमती है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। पंचाल की राजधानी अहि क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरी। और कंपिलिय जो है दक्षिणी है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। सूरसेन की राजधानी मथुरा। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली। अवंती की राजधानी उज्जैन है। ठीक है,
उज्जैन या महिष्मती भी है, ध्यान रखेंगे। गंधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक है। ठीक है। 16 महाजनपदों में असमक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। 16 महाजनपदों में केवल वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो वज्जी संघ की राजधानी थी। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है। तो महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है: चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा साकेत। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? शब्द युग्म हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, सर यानी बाढ़, सर मतलब तालाब। दिए गए विकल्पों में डी सही उत्तर है। सर का अर्थ है बाढ़ होता है, सर का अर्थ तालाब होता है। ठीक है, अतः विकल्प डी सही है। उसके अलावा जो है कुल का मतलब वंश को, आइए, कुल का मतलब किनारा, देव का मतलब देवता, देव का मतलब भगवान, अनल का मतलब आग या अग्नि, अनिल का मतलब हवा। 13 नंबर क्वेश्चन है, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? ठीक है, तो रूस किस संधि द्वारा जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो ये जो है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से, ध्यान रखेंगे, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से जो है रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 3 मार्च 1918 ईस्वी को रूस की नई बोल्शेविक की सरकार और जर्मनी या केंद्रीय शक्तियाँ के बीच हुआ था। तो जो केंद्रीय शक्तियाँ क्या है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया के बीच हस्तांतरित एक अलग संधि थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी को समाप्त कर दिया था। 2 महीने की बातचीत के बाद जर्मन नियंत्रित ब्रेस्ट लिटोवस्क में संधि पर हस्ताक्षर किए गए। संधि के अनुसार सोवियत रूस ने मित्र राष्ट्रों के प्रति शाही रूस के सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया और पूर्व यूरोप और पश्चिम एशिया में 11 राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। यह संधि रूस के लिए बहुत अपमानजनक संधि थी। रूस को अपने विशाल क्षेत्र और लगभग 6.5 करोड़ जनसंख्या से वंचित होना पड़ा। इस संधि के हो जाने के बाद रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, जिससे बोल्शेविक सरकार को देश की आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देने का समय मिल गया। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है, विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 के बराबर या 1 के कम होता है। विस्थापन की दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 के बराबर या कम होता है। ठीक है, आइए इसका विस्तार डिटेल देखते हैं। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 के बराबर या कम होता है। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, ये विस्थापन का आपको फिगर दिया हुआ है। ठीक है, विस्थापन का फिगर दिया हुआ है, ध्यान रखें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरी कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाते हैं और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है? तो रंध्र का छिद्र जो है खुल जाता है। ध्यान रखेंगे, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो छिद्र क्या होते हैं? खुल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं फिगर में दिया हुआ है, द्वार कोशिकाओं सुरक्षा कोशिकाएं, स्टोमेटा जो बीच वाला भाग को है स्टोमेटा का खुलना, रक्षक कोशिकाएं, एपिडमल कोशिकाएं, एपिडीमल कोशिकाएं जो बाहरी है, और क्लोरोप्लास्ट। आइए डिटेल देखते हैं।
द्वार कोशिकाओं में जल का प्रवेश द्वार कोशिकाओं को खोलने में सहायता प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप गार्ड सेल सुस्त हो जाता है। रक्षक कोशिकाओं से पानी का रिसाव रक्षक कोशिकाओं को बंद करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद गार्ड कोशिकाएं शिथिल हो जाती है। जब रक्षक कोशिकाओं में जल डाली जाती है तो कोशिका फूल जाता है, जिसमें रंध्र खुल जाता है। जब रक्षक कोशिका शिथिल हो जाती है तो रंध्र क्या हो जाता है, तो बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों एवं प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो ये आपको उदारीकरण कहलाता है। ध्यान रखेंगे, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों एवं प्रतिबंध हटाना उदारीकरण कहलाता है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि ये क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। कांगड़ा का चित्रकला है जिसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया है, जो एक पूर्व रियासत था। ध्यान रखेंगे, जिसने कला को संरक्षण दिया है। यह 18वीं शताब्दी के मध्य में बसोहली चित्रकला की शैली के लुप्त होने के साथ प्रचलित हो गया था। कांगड़ा चित्रकला का मुख्य केंद्र गुलेर, बसोहली, चंबा, नरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा है। अब सामूहिक रूप से पहाड़ी चित्रकला के रूप में जाना जाता है। अब सामूहिक रूप से जो है ये पहाड़ी चित्रकला के रूप में जाना जाता है, जो उस शैली को सम्मिलित करती है जिसे 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच राजपूत शासकों द्वारा संरक्षित किया गया था। कांगड़ा के चित्रकारों ने पीले, लाल और नीले रंग जैसे शुद्ध रंगों का उपयोग किया और ये 200 साल बाद भी अपनी चमक बरकरार रखे हुए हैं। चित्रकला के इस समूह को कांगड़ा नाम दिया गया है क्योंकि वे शैली में कांगड़ा के राजा संसार चंद के चित्र के समान है। प्रमुख चित्रकला शैली एवं संबंधित राज्य, तो बिहार का देख लेते हैं। तो बिहार मधुबनी, मिथिला, पटना कलाम और मंजूषा। ठीक है। उत्तर प्रदेश का है चोकपूर्ण, सोन, रखना, चिकनकारी, ये उत्तर प्रदेश का चित्रकला शैली है। झारखंड और बिहार में जो है जादव पटिया। ठीक है, जादव पटिया। पश्चिम बंगाल में काली घाट, अल्पना। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी, गुलेर या कांगड़ा। मध्य प्रदेश में सुरैती, नौरता, मोरते या तिलंगा है। उड़ीसा में पट्टचित्र और सौर है। राजस्थान में फड़ या मांडना है और लघु मांडना है। और गुजरात में पिथौर प्लस आथिया। तमिलनाडु में कोलम, तंजौर। पंजाब में फुलकारी। तेलंगाना में चेरियल प्लस निर्मल। आंध्र प्रदेश में मुगुलू कलमकारी। उत्तराखंड में एपेन है। केरल में कलमा जट्टू है या कालमेजुथु है। कर्नाटक में रंगवाली या कुश्ती है। महाराष्ट्र में वाली या वराली है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक को जो है प्रकाशित किया जाता है UNDP के द्वारा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक 1990 से जारी किया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक के 3 मानक हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। ध्यान रखेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। मानव विकास सूचकांक की गणना 4 संकेतकों, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा की जाती है। इसकी गणना 0 और 1 के बीच की जाती है। संकेतक में जो देश अंक
अंक 1 के जितने पास रहते हैं वह मानव विकास में उतनी उच्च स्तर पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ व लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेरेकू। मॉन्टेरेकू जो है द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना का लेखक थे मॉन्टेरेकू। द स्पिरिट ऑफ द लॉज 1748 नामक रचना के लेखक मॉन्टेस्क्यू थे। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू थे। इस पुस्तक में सरकार के भीतर विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन प्रस्तावित है। मॉन्टेस्क्यू ने किताब प्रकाशित करने से पहले 21 वर्ष शोध में बिताया है। इस पुस्तक का फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव पड़ा था, जिससे लोग स्वतंत्र और समानता और राजा के दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए इच्छित हुए। फ्रांसीसी क्रांति संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं, सोशल कॉन्ट्रैक्टर की रचना रूसो ने किया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो ने की थी। लेट्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना, ठीक है, लेट्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की रचना है। लिम द पल्प अखबार का संपादक जॉय पाल था। मार्सिगल गीत की रचना कवि राजेट दी लाइल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न अवामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा भूरिया समिति। भारत सरकार द्वारा जनजाति के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए भूरिया समिति का गठन किया गया था। जून 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु भूरिया समिति का गठन किया गया है। भूरिया समिति ने 1995 में केंद्र सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। भूरिया समिति की सिफारिश को मानते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्रीय कानून को ठीक माना गया है। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कानूनों के माध्यम से जनजातीय स्वायत्त क्षेत्रों को वर्निर्दिष्ट करना था, जिसका उल्लंघन राज्य ने कर पाया। सरकारी आयोग, इस समिति का गठन जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्य की स्वायत्तता संबंधों मांगों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। इसके अन्य 2 सदस्य थे, श्री बी श्रीरामन और SR सेन थे। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट अगस्त 1978 में सौंपी है। इसने पंचायत व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल या मॉडल पंचायत एवं जिला परिषद अपनाने की बात कही है। LM सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में किया गया था। इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। राज्य वित्त आयोग का गठन तथा पंचायतों को करारोपण का अधिकार देने का भी सुझाव दिया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं को जिस अधिकार के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग और पर सूचना दर्शाया जाता है वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं को विनिर्माता द्वारा पैकिंग और सूचना दर्शाया जाता है, यह सूचना का अधिकार है। अगर आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उस पॉकेट पर कुछ खास जानकारियाँ पाएंगे। ये जानकारियाँ उस वस्तु के अवयवों, मूल्यों, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होता है। यह इसलिए है कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वो किसी भी आयु या लिंग का हो और किसी भी तरह का सेवा प्राप्त करना हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। जैसे आप एक दंत मंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंत मंजन
तभी बेचेगा जब आप दंतमंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं हैं तब आपके चुनने का अधिकार का उल्लंघन हुआ। नेक्स्ट है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता स्थानांतरित की जा सकती है। तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता स्थानांतरित की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पक्षाभिह पेशियों द्वारा। ध्यान रखेंगे, पक्षाभिह पेशियों द्वारा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता पक्षाभिह पेशियों द्वारा वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। तो यहाँ पे आपको आई का फोटो देखेंगे, जो ऊपर वाला भाग है कर्निया है, ठीक है, ये पुतली है। उसके बाद जो है उसके नीचे वाला जो है ये लेंस है, ठीक है, आइरिस है, आइरिस ध्यान रखेंगे, जो आँखों का कलर डिजाइन करता है। कॉर्निया ही आँखों में दान किया जाता है, ठीक है, कॉर्निया दान किया जाता है। आइरिस जो है आँखों का कलर निर्धारित करता है। रेटिना देख लें, जिसके पीछे जो है फिगर बनता है, यानी प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है, प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है तथा उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्राकृतिक तंतु हैं ये। उसके बाद ये जो है आपको सिलियरी मांसपेशियाँ हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली क्या करती है, तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। दृष्टिपटल या रेटिना, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकता है। पक्षाभिह पेशियाँ के बारे में है। वस्तु दूर होगी तो फोकस दूरी अधिक होगा। ध्यान रखेंगे, पक्षाभिह पेशियाँ का क्या करता है, वस्तु दूर होगी तो फोकस दूरी अधिक होगी। वस्तु पास होगी तो लेंस फोकस दूरी को कम कर लेगा। ये सभी कार्य या पक्षाभिह पेशियों द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। सिलेरी म्यूसिकल्स कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों की ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोनायक की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कौन सा संविधान से ली गई है, तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या 245 है। वर्तमान में इनकी संख्या 245 है। राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर किसी राज्य से होने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या 31 है। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं होता है। भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अनुच्छेद 89 के अनुसार। वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ हैं और ये 14वें नंबर के हैं। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर एवं तीसरी सर्वाधिक मान रखता है, यह था। तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम था, मिजोरम। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता था, वह मिजोरम था। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार। तो सबसे पहले जो है केरल है, सबसे प्रथम पे कौन है, तो केरल है, 94% जो है शिक्षा यहाँ पे है। उसके बाद जो है दूसरा है लक्षद्वीप आपको 91.8%। उसके बाद मिजोरम है 91.3%। उसके बाद गोवा है 88.7%। उसके बाद त्रिपुरा है 87.2%। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य जनगणना 2011 के अनुसार बिहार 61.8%, अरुणाचल प्रदेश जो है 65.4%, राजस्थान जो है 66.1%, झारखंड जो है 66.4% और आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना जो है 67% है। तो न्यूनतम में सबसे आगे कौन है, तो हमारा बिहार है 61.1%।
8%, ध्यान रखेंगे, सबसे निचले क्रम पे है। नेक्स्ट देखते हैं नोट, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 91.8 है और द्वितीय जो है दमन एवं दीव है 87.81%। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नगर हवेली है, दादर एवं नगर हवेली है 76.2% है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक परीक्षा में, ठीक है, तो ये भी आपका जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? तो इसका कूट के हिसाब से इसका जो है आंसर है, कूट के हिसाब से इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर आपका 3 है, ठीक है, इसका आंसर 3 है, 3C है, सॉरी में 3 और 4 दिया है, 3 और 4। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट इसके डिटेल देखते हैं, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा दे। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते, भले ही राष्ट्रपति निर्वाचन में से सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है, ठीक है, नोटिस देना होता है। सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, तो 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होनी भी चाहिए, भी ध्यान रखेंगे। संसद के जिस भी सदन में यह आरोप लाया जाता है उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या की 2/3 यानी 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन में भेजा जाता है। सदन का दूसरा सदन इन आरोपों की जांच कर सही पाए जाने पर इस प्रस्ताव को भी अगर कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दे तब यह महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। इसके पश्चात राष्ट्रपति के पद से हट जाना पड़ता है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन है, एकरा राजधानी है, तो एकरा राजधानी है आपको घाना की, घाना की राजधानी एकरा है, ठीक है, घाना की राजधानी एकरा। आइए कुछ देशों का राजधानी देख लेते हैं। तो सेनेगल की राजधानी डकार है, सेनेगल की राजधानी डकार है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है और युगांडा की राजधानी कंपाला है। अंगोला की राजधानी लुआंडा है, अंगोला की राजधानी लुआंडा है। अल्जीरिया की राजधानी जो है अल्जीरियस है। मोजाम्बिक की राजधानी माम्पूतो है। नामीबिया की राजधानी बिडहाक है, नामीबिया की राजधानी बिडहाक है। नाइजर की राजधानी नियामी है और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। और सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है, सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? तो विक्टोरिया है। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाब है। बोत्सवाना की राजधानी जो है, बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन है, बोत्सवाना की राजधानी गैबरोन है। माली की राजधानी बमाको है। दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? तो ऑपरेशन गरुड़ जो है सीबीआई के द्वारा चलाया गया है, यानी सीबीआई के द्वारा जो है ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण
का उपयोग क्यों लाभकारी है, सबसे अधिक सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो इसका आपको आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका डिटेल। दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण या परवलय, ध्यान रखें परवलय, अवतल दर्पण को ही परवलय दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह वस्तु से आने वाली प्रकाश की बड़ी मात्रा को एकत्रित करने में सहायता करता है, परिणामतः दूर स्थित वस्तु की अधिक तीव्र एवं स्पष्ट छवि बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो है पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। आइए डिटेल देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में योजना आयोग, अब नीति आयोग हो गया है, द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्र विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए गठित की गई थी एवं नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस समिति ने पंचायत राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय ढांचा बनाया था। तो बलवंत राय मेहता जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिए हैं, ध्यान रखेंगे 1957। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पे जो है ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को स्वीकार की थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की सिफारिश जो है स्वीकार की थी 1958 में। 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिले राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट है, तदुपरांत 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के सादनगर विकास खंड में इसे शुरू किया गया था। मौलिक अधिकार का संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 1235 तक में उल्लेख है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी कहा जाता है। तो संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, तो भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी कहा जाता है। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नेतृत्व में गठित समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो ये अनुच्छेद 51 क है, ध्यान रखेंगे। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। भारत में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी में मिलती है? तो ध्यान रखेंगे कुर्सेला में। कुर्सेला में जो है कोसी नदी कुर्सेला कटिहार में शहर के पास जो है गंगा नदी से मिलती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। कुर्सेला कटिहार शहर के पास गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल स्थित गोसाई थान चोटी के पास से हुई है। प्रमुख सहायक नदियां हैं अरुण कोसी, सुनकोसी, तुमुर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भिट्ट कोसी, तंबा कोसी आदि। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी की लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है और तिब्बत, नेपाल और बिहार में लुप्त क्षेत्र लगभग 74,500 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी
के प्रवाह तंत्र के अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज जिले का अधिकांश क्षेत्र आता है। कोसी परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी, जो 1965 में बनकर तैयार हुआ था। 1965 में बनकर तैयार हुआ था। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। रेशम उद्योग के लिए बिहार के भागलपुर जिला प्रसिद्ध है। तो रेशम उद्योग के लिए भागलपुर जिला प्रसिद्ध है, जिससे कारण भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी भी कहा जाता है। भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी का उपनाम भी दिया गया है। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा जिला जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो पूर्णिया, कटिहार, सहरसा जिला जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के सुपौल जिला पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया। तो बिहार का सुपौल जिला पहला कचरा मुक्त शहर भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है, निम्न संतों के कालक्रम को सजाइए। तो चैतन्य, ठीक है। तो कालक्रम को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, ठीक है। पहले जो है आपका रामानुजाचार्य, उसके बाद जो है, ठीक है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है। तो रामानुजाचार्य 1717 से 1137, ठीक है। 1017 से 1137, 1017 से 1137। नामदेव 1270 से 1350, नामदेव 1270 से 1350। चैतन्य 1486 से 1533। तुलसीदास 1532 से 1632, 1532 से 1632। रामानुजाचार्य के बारे में देखेंगे, 1017 से 1037, 1017 से 1037 ईस्वी, ठीक है। तो रामानुजाचार्य का जन्म जो है 1017 ईस्वी में श्री पेरुम्बुदूर यानी तमिलनाडु में हुआ था। पेरुम्बुदूर तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया था। ज्ञान के स्थान पर भक्ति का महत्व दिया था। इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य नाम से टीका लिखा है। इन्होंने दक्षिण में विष्णु के अवतार माना जाता है। इन्हें दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। नामदेव के बारे में डिटेल है, 1270 से 1350 ईस्वी। महाराष्ट्र संत नामदेव का जीवन काल 1270 से 1350 ईस्वी है। नामदेव दर्जी थे, जो संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन बिताते थे। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई है। तो नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई है। इनके कुछ गीत गुरु ग्रंथ साहिबा में संग्रहित हैं। तो नामदेव के कुछ गीत जो हैं गुरु ग्रंथ साहिबा में संग्रहित हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चैतन्य 1486 से 1533। नवद्वीप या नदिया जिला पश्चिमी बंगाल में जन्मे चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम विश्वम्भर है। ध्यान रखेंगे, विश्वम्भर है। चैतन्य ने संगति गोष्ठी या ईश्वर नाम के कीर्तन को लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की थी। ये सुगुण उपासक तथा कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण का अवतार और गौरंगा महाप्रभु कहते हैं। ध्यान रखें, गौरंगा महाप्रभु कहते हैं। इनका दर्शन अचिंत्य भेदभाव, ध्यान रखेंगे, अचिंत्य भेदवाद कहलाता है। ठीक है, थोड़ा शब्द दूसरे टाइप का है। कृष्णदास कविराज ने बंगाल में चैतन्य चरितामृत का रचना की थी। तुलसीदास 1532 से 1623। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजपुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ का शासक राणा प्रताप का समकालीन थे। इन्होंने राम भक्ति पर जोर दिया। इन्होंने क्या, राम भक्ति पर जोर दिया। तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित है: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलल्ला नहछु, बरवे रामायण आदि। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। नौसेना द्वारा स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया गया है। इस रोड मैप का उद्देश्य सहयोग, समन्वय और साझेदारी की नई प्रौद्योगिकीकरण को विकास करना है। यह भारतीय नौसेना का अपडेटेड स्वदेशीकरण रोड मैप है। प्रमुख समसामयिकी अभियान योजना, ठीक है, डिजिटल शक्ति 4.0,
राष्ट्रीय महिला आयोग, डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग, एंटी दस्त अभियान दिल्ली सरकार, एंटी दस्त अभियान दिल्ली सरकार, ओपीसी क्लीन अभियान पंजाब पुलिस, ओपीसी क्लीन अभियान पंजाब पुलिस, अरुणोदय 2.0 असम सरकार, अरुणोदय 2.0 असम सरकार, माहिर मिशन जो है आपको नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, माहिर मिशन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, और युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय। इलेक्ट्रिक स्कूटर विदा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हीरो मोटो कार्प के द्वारा लॉन्च किया गया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर विदा हीरो मोटो कार्प के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण समसामयिकी महत्वपूर्ण दिया हुआ है। निर्माणाधीन दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का प्रथम चरण शाहिदाबाद दुहिया डिपोट का उद्घाटन किया गया है। रैपिडेक्स और बाद में नमो भारत नाम दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील में बादल, ध्यान रखिएगा, उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में भयंकर बाढ़ आने से सेना 23 जवानों सहित लगभग 120 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, चौथे एशियन पैरा गेम्स का आयोजन चीन के हांगझू में संपन्न हुआ है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी ने क्रिकेट के साथ साथ लेक रोसे, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश को भी लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल में 2028 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? तो अलीनगर की संधि जो है ब्रिटिश और सुराजुद्दौला के बीच हुआ था। ब्रिटिश और सुराजुद्दौला के बीच हुआ था। अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सुराजुद्दौला के बीच हुई थी। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 के फलस्वरूप अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी कराने, सिक्के ढालने का अधिकार तथा नवाब सूरजदौला द्वारा युद्ध में हुए क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया तथा दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया था। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी या त्रसादी ब्लैक होल ट्रेजरी हुआ था। 20 जून 1756 नामक घटना हुई थी। इस घटना के संबंध में जेड हॉलवेल ने जानकारी दी है। हॉलवेल के अनुसार सिराजदौला ने 20 जून की रात्रि को 146 से अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। ठीक है, अगले दिन सुबह उसमें केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और सुराजुद्दौला की सेना के बीच हुआ। इसमें सुराजुद्दौला की हार हुई थी। प्लासी का युद्ध बंगाल के नादिया जिला भागीरथी नदी के किनारे हुई थी। तो भागीरथी नदी के किनारे हुई थी 23 जून 1757, याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग इट माई अवे किसकी रचना है? तो प्लानिंग इट माई अवे जो रचना है ये आपको सचिन तेंदुलकर की है। प्लानिंग इट माई अवे सचिन तेंदुलकर की रचना है। और देख लेते हैं ये सेंचुरी इज नाइट इनफ सौरव गांगुली का है। ये सेंचुरी इज नाइट इनफ सौरव गांगुली का है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव का है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव का है। गोल्डन गर्ल पीटी उषा को कहा जाता है। सनी डेज सुनील गावस्कर को कहा जाता है। सनी डेज सुनील गावस्कर को कहा जाता है। वनडे वंडर्स सुनील गावस्कर। 281 एंड बियार्ड BBS लक्ष्मण को। पावर शिफ्ट 11 टोफलर को। हेलेन केलोर स्टोर ऑफ माई लाइफ को। एवॉर्ड ऑफ लव नरेंद्र मोदी। MN सटी अरविंद अडिगा। मेथोलॉजी रोनाल्ड वर्थ को। नेक्स्ट है मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो मुगल मेवाड़ संधि हुआ था आपको 1605 में हुआ था। ठीक है, 1605 में हुआ था। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं।
मुगल मेवाड़ संधि 1615 में हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। 1615 में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच हुआ था। मुगल मेवाड़ संधि 1615 में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच हुआ था। 1605 से 1615 ईस्वी के मध्य मुगल द्वारा मेवाड़ में निरंतर सैनिक अभियान कराए गए थे। अंततः 1615 में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। मेवाड़ अभियान की सफलता के बाद खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था? तो ये जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। 29 मार्च 1857 को 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने बैरकपुर यानी बंगाल में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। फांसी पे चढ़ने पर ही मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। हल्ला बोल का नारा दिया था। 10 मई 1857 को के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री ने 1857 की क्रांति का शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टेन थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया था एवं सेना भी में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिकों पद पर भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई थी। बंगाल की सेना में यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि मुंबई मद्रास में 2:5 रखा गया था। मुंबई और मद्रास में 2:5 रखा गया था। भारत को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो 358 ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो अनुच्छेद 358 के तहत जो है निलंबित किया जाता है अनुच्छेद 19। देखते हैं इसके डिटेल। अनुच्छेद 358 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा की गई तो संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को स्वतः निलंबन हो जाता है। इसके लिए कोई आदेश निकालने या विधेयक पारित करने की जरूरत नहीं है। आपातकाल के समाप्त हो जाने पर के उपरांत अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 358 में संशोधन कर यह जोड़ा गया कि यदि आपात की उद्घोषणा देश के किसी भी भाग में की गई है तो देश के अन्य भागों के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 19 के संरक्षण से मुक्त रखा जाएगा। 1975 में घोषित आपातकाल के दुरुपयोग के कारण 44वें संविधान संशोधन 1976 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अनुच्छेद 358 में संशोधन कर 2 शर्तें की गई जो निम्नलिखित है। पहला है अनुच्छेद 19 का निलंबन युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपात में ही होगी, सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात में नहीं। अनुच्छेद 358 केवल उन्हीं कानूनों को सुरक्षा प्रदान करेगा जिनका सीधा संबंध आपातकाल से है और उनमें यह आशय की स्पष्ट घोषणा है की गई है कि ऐसे कानूनों के तहत दिए गए आदर्शों को भी सुरक्षा प्राप्त होगा। भारत में वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 359 के तहत बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूलाधिकार निलंबित हो जाता है। भारतीय संविधान में आपात अपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। उसके बाद
वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा चुकी है। तो 3 बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा चुकी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बैलाडील खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडील खान जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडील खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडील खान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। और देख लेते हैं भारत में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र। उड़ीसा गुरमाहिसिनी, सुलेपत, बादाम पहाड़ी, किरबुरी, बांसपानी, सुकीदा। छत्तीसगढ़ दिल्ली, राजहारा, बैलाडील, दंतेवाड़ा, बस्तर, अरिंडोगरी। झारखंड नोमा मुंडी, गोवा, पलामू, सुदूरपूरम। कर्नाटक बेलमारी, शिमोंग और चित्रदुर्ग। केंद्रमुखी बाबा बुदन, तुमकर, सुंदर। महाराष्ट्र रत्नगिरी, चंद्रपुर। तमिलनाडु नीलगिरी, स्लेम। आंध्र प्रदेश वरंगल, कुर्नूल, जग्योपेटा, रमल्ला कोटा, वेलथुर्थी, अनंतपुर, नेल्लोर। गुजरात भावनगर, जूनागढ़, खंडेश्वर और बड़ोदरा। प्रोजेक्ट 75 वन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पनडुब्बी से संबंधित है। प्रोजेक्ट 75 जो है पनडुब्बी से संबंधित है। नेक्स्ट है, इसका डिटेल है। प्रोजेक्ट 75 वन भारतीय नौसेना को P-75 श्रेणी की पनडुब्बियों का अनुवर्ती है। प्रोजेक्ट 75 वन के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्वदेशी तौर पर परिकल्पना की गई, जो अत्याधुनिक वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली से लैस है। इसका अनुमानित लागत 43,000 करोड़ रुपया है। इसके तहत 6 पनडुब्बियाँ INS कलवरी, INS वागसीर, INS वेला, INS खंडारी, INS करंज और INS वगीर है। ब्रोंज मेडल मिश्रण होता है। तो ब्रोंज मेडल मिश्रण किसका होता है? तो ये होता है कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कॉपर और सिलिकॉन का मिश्रण होता है, ठीक है, सॉरी, टीन का मिश्रण होता है। कॉपर और सिलिकॉन का SI, इनका उपयोग कर मास्टर मिश्र धातुओं का तैयार किया जाता है, जिसे अनाज भंडार एवं रिफाइनरी संशोधित में संबंधित सामग्री सुरक्षित रखा जाता है। ब्रॉन्ज का देखें यहाँ पे, तो ब्रॉन्ज जो है कॉपर 60 से 80% कॉन्डेंट और कॉपर 40 से 20% कॉन्डेंसन बर्तन इत्यादि का निर्माण किया जाता है ब्रांज में, ठीक है। ब्रांज में जो है, ब्रांज में कॉपर और टीन हो गया, सिक्का, घंटी तथा बर्तन इत्यादि बनाने में। डेल्टा मेटल में कॉपर और जिंक हो गया, ठीक है। कॉपर 60%, जिंक 33.2%। बेरिंग, भालों तथा जहाज का प्रोपेलर का निर्माण में जर्मन सिल्वर में आपको कॉपर, जिंक और निकिल। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकिल। गहना बर्तन इत्यादि बनाने में जर्मन सिल्वर का उपयोग किया जाता है। मोनेल पेटल में कॉपर और निकिल, कॉपर 30% और निकिल 67%। एसिड कंटेनर तथा एसिड पंप इत्यादि के निर्माण में। एल्युमिनियम ब्रांज में कॉपर 90% और एल्युमिनियम 10%। सिक्का, मूर्ति इत्यादि बनाने में। फॉस्फर ब्रांज में कॉपर 94%, टीन 5%, ठीक है। और पी जो है फास्फोरस 1%। भालवा, कैगमिल इत्यादि बनाने में। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट में प्रचलित कुदेरमुख क्या है? तो पश्चिमी घाट में प्रचलित कुदेरमुख जो है आपको पर्वतीय चोटी है। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुदेरमुख ये पर्वतीय चोटी है, ठीक है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। कुदेरमुख कर्नाटक के पठार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1852 मीटर है। पश्चिमी घाट यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी आंतरिक तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटी कुलसुबाई 1648 मीटर, महाबलेश्वरपुर 1438 मीटर, मुलनगिरी 1925 मीटर, कुदेरमुख
1892 मीटर आदि है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं, जिसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेट 2637 मीटर है। दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। इसकी अनाईमुढ़ी चोटी 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची है। अन्नामलाई की एक शाखा उत्तर पूर्व में पलानी की पहाड़ियां तथा दक्षिण में कार्डारमम की पहाड़ियां के रूप में फैली हुई है। पूर्वी घाट यह महानदी की घाटी से नीलगिरी तक 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। उत्तर से दक्षिण की ओर पाई जाने वाली पहाड़ियों का क्रम है नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पल्लाकोंडी, नगारी, जवादी, सेवराय, पंचपली और सिरुमलाई। पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी है आपको जिंदगढ़ 1690 मीटर, महेंद्रगिरी और 1501 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है तो काबू लामजाओ है। काबू लामजाओ यह राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान के 2/3 भाग फुमर्डी यानी मिट्टी तथा बायोमास से निर्मित तैरता हुआ दलदल द्वारा निर्मित है। यह उद्यान संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में दाची-गामा एकमात्र क्षेत्र जहां कश्मीरी स्टैग, ध्यान रखेंगे कश्मीरी स्टैग या हुंगल पाए जाते हैं। कश्मीरी स्टैग या हुंगल पाए जाते हैं। लद्दाख हेमिस हाई भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड जिम कार्बेट 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका भी नाम जो है रामगंगा है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान केवलादेव साइबेरियन क्रेन नाम से प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है। मुरुगेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक आवास भी है। छत्तीसगढ़ कंगेर घाटी राणा चार्ल्स डार्विन नामक नई मेढक प्रजाति पाई जाती है। तो राणा चार्ल्स डार्विन नामक नई मेढक प्रजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश पाधवगढ़ सफ़ेद शेर, मेघालय बलपक्रम रेड पांडा, गुजरात गिर एशियाई सिंह, असम काजीरंगा एक सिंग वाला गेंडा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमित नहीं करता है? तो ये जो है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को आरबीआई जो है विनियमित नहीं करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था। वर्ष 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद इसे भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। आरबीआई बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। उद्देश्य प्रणाली में लोगों को विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनताओं को किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। 46 नंबर क्वेश्चन है। निम्नांकित में कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो ये आपको राजस्थान जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल जो ध्यान रखेंगे 3,42,239 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका ही क्षेत्रफल याद करने की ज़रूरत है। बाकी सब देख ले। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का, 5वां स्थान गुजरात का है। क्षेत्रफल के अनुसार छोटे राज्य हैं, तो सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है 3,702 किलोमीटर 3,702 किलोमीटर। सिक्किम है, उसके बाद सिक्किम 7,096 वर्ग किलोमीटर है। त्रिपुरा है 10,451 वर्ग किलोमीटर। नागालैंड है 16,579 वर्ग किलोमीटर। मिजोरम है 21,081 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम है। ठीक है, तो लद्दाख जो है सबसे बड़ा है 1,66,698 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जम्मू कश्मीर है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली है 1,484 वर्ग किलोमीटर में दिल्ली है 1,484 किलोमीटर। दादर नगर हवेली और दमन और दीव 603 वर्ग किलोमीटर है।
पुद्दुचेरी जो है 479 वर्ग किलोमीटर है और चंडीगढ़ 114 वर्ग किलोमीटर में है। लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर में है। अब है आपको 47 नंबर, तो ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है। तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता जो है आपको, ठीक है, सेसियम में है। सेसियम में है, ध्यान रखेंगे, सी से इसको जाना जाता है। सेसियम में है, विद्युत ऋणात्मक सबसे कम है। ठीक है, सबसे जो है लिथियम, लिथियम में कितना, तो 98% विद्युत ऋणात्मकता है। उसके बाद सेसियम दूसरा स्थान इसका आता है। फिर जो है क्लोरीन का जो है तीसरा स्थान आता है, क्लोरीन का तीसरा स्थान, और चौथा स्थान नाइट्रोजन है। चौथा स्थान नाइट्रोजन है विद्युत ऋणात्मक। सी यानी सेसियम इज़ लेस निगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, सेसियम जो है लेस निगेटिव एलिमेंट है, ध्यान रखेंगे। एक समान वृत्तीय गति से निम्न राशि स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति से निम्न राशि स्थिर रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाल। चाल जो है एक समान वृत्तीय गति पे चाल क्या रहता है, तो स्थिर रहता है। एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, एक त्वरित गति है क्योंकि निकाय को गति की दिशा लगातार बदलती रहती है एवं वृत्तीय गति के दौरान निकाय को कोणीय वेग स्थिर रहता है। इसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। वृत्तीय गति में चूंकि गति का दिशा लगातार बदलती है, इसलिए त्वरण भी एक समान वृत्तीय गति के दौरान बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सूत्र दिया गया है। अभिकेंद्री का सूत्र है mv²/r। ठीक है, वेग परिणाम दिशा हमेशा बदलता रहेगा, वेग परिवर्तित नियम नहीं रहेगा। एफसी फोर्स का है, बल का है mv²/r। बल की दिशा भी हर बिंदु पर बदल रहा है, बल की दिशा भी हर बिंदु पर बदल रहा है। त्वरण, बल की दिशा में त्वरण होगा, हर बिंदु पर अभिकेंद्रीय त्वरण बदलते रहेंगे। ठीक है, त्वरण का जो है सूत्र होता है v²/r, यानी त्वरण में परिवर्तित। चाल एक नियत राशि है, चाल एक नियत राशि है क्योंकि चाल एक आदिश राशि है, चाल एक आदिश राशि है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो इसका जो है कूट आपको ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, उसको देख लेते हैं। ठीक है, डिटेल में। ठीक है, तो निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है, निवारक निरोध कानून जिसे संसद द्वारा बनाया गया है निम्न है। निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है निम्न है। निवारक निरोध अधिनियम 1950 से 1969 में समाप्त कर दिया गया था। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम MIS से 1917, जिसे 1975 में निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम 1974 में, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में, चोर बाजारी निवारक और आवश्यक वस्तु प्रदय अधिनियम 1980 में, आतंकवाद और विध्वंसक कार्यकलाप अधिनियम 1985 में। ठीक है, और 1995 में समाप्त कर दिया गया था। स्वापाक औषधि और मनरू प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम 1988 में, आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 में, इसे 2004 में निरस्त कर दिया गया था। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम, ठीक है, UAPA 1967 में, जो कि 2004, 2008, 2012, 2019 में संशोधित हुआ है। ठीक है, अतः कालक्रम के अनुसार जो है इसका ऑप्शन दिया हुआ है। निवारक निरोधक कानून यानी निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण का संबंध अनुच्छेद 22 से है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड की राय से 3 से 2 माह कर दिया गया है। 51 है, निम्नलिखित में कौन अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भी, प्रभाजी आसवन है। प्रभाजी आसवन के द्वारा जो है अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग किया जा सकता है प्रभाजी आसवन के द्वारा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। अमिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि प्रभाजी आसवन है। प्रभाजी आसवन
प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों को पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांकों में बहुत कम का अंतर होता है। दूसरे शब्दों में द्रव के क्वथनांक एक दूसरे के समीप होते हैं। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इस विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। जलीय वायु से विभिन्न गैस में भी इस विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है? तो ये जूट। गंगा के निचले मैदान जूट के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है। गंगा के मैदान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। गंगा का ऊपरी मैदान का विस्तार उत्तराखंड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक है। मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार में विस्तार है। गंगा का निचला मैदान पूर्वी बिहार, पश्चिमी बंगाल एवं बांग्लादेश में विस्तार है। जूट के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान और 70 से 80% सापेक्ष आर्द्रता की आवश्यकता है। इसलिए गंगा का निचला मैदान इसकी खेती के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान आता है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में जूट उत्पादन में द्वितीय स्थान बिहार का है। बिहार के पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समकों के स्रोत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी इसका हो जाएगा, यानी सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र और पुस्तकें और वेबसाइट जो है आपके इसके स्रोत द्वितीयक समकों के स्रोत हैं। ठीक है, आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे दिया द्वितीयक समंग संकलन के 2 प्रमुख स्रोत हैं, प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत में जो है सरकारी प्रकाशन आता है। प्रत्येक सरकार को अपने देश के आर्थिक विकास की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा करानी होती है। उदाहरण राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय निर्धारित का स्तर, बेरोजगारी, जीडीपी, कृषि उत्पाद, खनन, जनसंख्या आदि। आयोग एवं समितियों के प्रकाशन। सरकार समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन करती रहती है जो विभिन्न रिपोर्ट प्रकाशित करता है। उदाहरण योजना आयोग, नीति आयोग, वेतन आयोग आदि। अर्ध सरकारी प्रकाशन। नगर निगम, नगर पंचायत, जिला पंचायत आदि अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित जन्म, मृत्यु, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित समकों का संकलन करती है और उन्हें प्रकाशित करती है। शोधकर्ताओं एवं अनुसंधान संस्थाओं का प्रकाशन। समाचार पत्र, पत्रिकाओं का प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन जैसे यूएनओ, आईएमएफओ, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ आदि। गैर सरकारी अथवा व्यापारिक संस्थाओं का प्रकाशन, मनोरमा, ईयरबुक, जागरण, वार्षिक प्रतियोगिता, दर्पण आदि। अप्रकाशित स्रोत है। अप्रकाशित स्रोत सरकारी संस्थाएं, संगठन अथवा व्यक्तियों द्वारा कुछ सामग्री संग्रहित की जाती है परंतु ये इनका प्रकाशित नहीं कर पाता है। किसी अनुसंधानकर्ता को यदि इस प्रकार की सामग्री या समक उपलब्ध हो जाते हैं तो वह इस सामग्री का उपयोग द्वितीयक सामग्री के रूप में कर लेता है। अतः 1, 2, 3 और 4 सभी द्वितीयक समकों का स्रोत है। 54 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो राजगीर था। प्राचीन मगध राज्य का प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो राजगीर था। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन था? तो राजगीर या राजगिरी शहर था। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज थी। हर्यक वंश का उदय ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की थी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो काला अजर जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है। काला अजर जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है। काला जर यह लिस्मेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस पराजीवी का वाहक बालू मक्खी
बालू मक्खी है, इसमें रोगी को तेज बुखार आ जाता है। हैजा, यह विब्रिया कलीरा नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों द्वारा फैलता है। रोग के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है, जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। टाइफाइड, यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। यह रोग प्रदूषित जल रोगी के मलमूत्र एवं थूक के द्वारा फैलता है। इस रोग के फैलने में मधुमक्खियों का विशेष भूमिका होती है। इन्फ्लुएंजा, यह एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणु के कारण होता है। इसे फ्लू भी कहते हैं। इस रोग का आक्रमण होने पर सिर और पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द, सर्दी, खांसी तथा तेज स्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये जो है ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी। ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी भारत रेस 2023 ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी। इसके विजेता इटालियन राइडर मार्को बेज्जेची रहे हैं। यह एक मोटरसाइकिल दौड़ है जिसे ग्रेटर नोएडा के पास दनकौर में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया गया था। वायु में ध्वनि तरंग विचरण करता है तो केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में जो है विचरण करता है, केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में विचरण करता है। ठीक है। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। यांत्रिक होने के कारण इन्हें संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूँकि ये अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं अतः ये सभी माध्यमों ठोस, द्रव एवं गैस में संचारण कर सकते हैं। किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर से बढ़ जाती है। ताप समान रहने पर गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गैसों में ध्वनि तरंगों का वेग न्यूनतम होता है। हवा में ध्वनि की चाल वेग 0 डिग्री से लेकर 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। भिन्न भिन्न गैसों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होता है। हल्की गैसों में ध्वनि की चाल ज़्यादा तथा भारी में कम होता है। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा माया। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर माया नामक ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम 2021 में DRDO द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 15 अगस्त 2023 के बाद लागू किया गया था। यह रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटरों के लिए सुरक्षा का भ्रामक परत बना सकता है, उन्हें साइबर हमलों से छिपा सकता है। यह विदेशी देशों द्वारा ऑनलाइन खतरों के खिलाफ बाधा के रूप में कार्य करने के लिए चक्रव्यूह नामक एक अंतिम बिंदु पहचान और सुरक्षा प्रणाली द्वारा संचालित है। 59 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दमन एवं दीव। ठीक है, दमन एवं दीव। वर्ष 2011 में भारत में दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है 1037। लिंगानुपात में द्वितीय स्थान लक्षद्वीप का 947 है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव है 1618। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं। पहला है केरल 1084, तो उसके बाद तमिलनाडु 996, उसके बाद आंध्र प्रदेश 993, उसके बाद मणिपुर 992, उसके बाद छत्तीसगढ़ 991। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं। हरियाणा है 889, जम्मू कश्मीर 889 और 869। ठीक है, सिक्किम में जो है 890, पंजाब में 895। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 912। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। बहुत ठंडे मौसम में SN निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो SN का मतलब होता है टिन, ध्यान रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कम तापमान पर SNO यानी टिन ऑक्साइड में बदलना। ठीक है, ऑक्सीकरण के निर्माण के कारण होता है। आइए इसका डिटेल देखेंगे।
टिन एसन के ऑक्सीकरण के कारण सर्दियों में टिन ढाल पाउडर में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे यानी SN+O2, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये SnO2 में बदल जाता है। नर्वे शतरंज विल्टज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया था? तो नर्वे शतरंज में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले डी गुकेश हैं, डी गुकेश, ठीक है, डी गुकेश हैं। इससे पहले कार्तिकेयन, मुरली पेटाल, हरिकृष्ण तथा विश्वनाथ आनंद आदि मैग्नस कार्लसन को हराया था। विश्वनाथ आनंद ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं और प्रज्ञानंद सबसे कम उम्र शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा का मध्य संबंध होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, धनात्मक होता है। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा का मध्य धनात्मक संबंध होता है। पूर्ति का नियम मांग का नियम के ठीक विपरीत है। पूर्ति एवं कीमत का संबंध धनात्मक होता है, जबकि मांग एवं कीमत का संबंध ऋणात्मक होता है। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब उस वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। जब कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की पूर्ति में भी घाटा दिया जाता है। इस प्रकार कीमत और पूर्ति के बीच सीधा संबंध है। परिभाषा वाटसन, पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की पूर्ति इसकी कीमत के बढ़ाने से बढ़ जाती है और कीमत घटाने से घट जाती है। पूर्ति के नियम की मान्यताएं, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं है, उत्पत्ति के साधनों की कीमत स्थिर रहे, उत्पादन के तकनीकी में कोई सुधार न हो, क्रेता और विक्रेता की आय अपरिवर्तित हो, उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है तथा इस उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तालिका और चिन्ह स्पष्टीकरण, तो प्रति इकाई कीमत यहाँ पे दिया हुआ है आपको सबका, ठीक है। पूर्ति के नियम के अपवाद भी हैं। भविष्य में कीमत के गिरने का भय होता है। मौसम का प्रभाव, नीलामी वस्तुओं के लिए लागू न होना, दुर्लभ वस्तुओं के लिए पूर्ति वक्र सामान्य नहीं, पिछड़े देशों के श्रम पूर्ति लागू न होना, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है, किसी खेती में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहा जाता है? तो फसल चक्र कहा जाता है। किसी कीमत में क्रमवार नियोजित क्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र मृदा प्रबंधन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसके अंतर्गत फसलों का क्रमवार आवर्तन इस प्रकार किया जाता है जिससे एक फसल के कारण मृदा में होने वाले पोषक तत्वों की कमी तथा इसके फलस्वरूप उर्वरता की संभ्या कमी की क्षतिपूर्ति की जा सके, जिससे मिट्टी की उर्वरता को कम किए बिना न्यूनतम निवेश के साथ अधिक से अधिक प्रतिफल प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल की कटाई के बाद गेहूं की खेती में फलीदार फसलों को उगाना, जिससे गेहूं उगाने के कारण मृदा में होने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग के द्वारा पूरा किया जा सके। रबी की फसल काटने के बाद खरीफ फसल के रूप में चारा उगाना, जैसे थोड़ा बड़ा होने के बाद बिना काटे मिट्टी में मिला देना ताकि भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। रुपया मुद्रा के बारे में है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडोनेशिया। रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा है। रुपया जो है इंडोनेशिया की मुद्रा है। विश्व के प्रमुख देश एवं राजधानी और मुद्रा है दिया हुआ है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा है रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा है टाका। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा है न्यूगुल्ट्रम। भूटान की मुद्रा है न्यूगुल्ट्रम। बहरीन की मुद्रा है मनामा और मुद्रा है दिनार। बहरीन की राजधानी मनामा है और मुद्रा है दिनार। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोरा और मुद्रा है तुगरिक। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है और मुद्रा है रिंगिट। मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा है रुपया, ठीक है, रुपया। लाओस की राजधानी वियंतियान है और मुद्रा है न्यूकी पलाओ। वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा है डांग। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और मुद्रा है बहत। कच्चा माल
सम्मिलित किया जाता है? तो कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है कार्यशील पूंजी में। कार्यशील पूंजी में जो है कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। कच्चा माल कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। भौतिकी पूंजी औजारों तथा मशीनों में, ठीक है। अत्यंत साधारण औजार किसान का दल से लेकर प्राकृतिक मिशन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि औजारें मशीनों और भवनों का में होता है। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिससे बुनकरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूती, कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी उत्पादन के दौरान भुगतान करना तथा जरूरी माल है। नेक्स्ट है, ठीक है। उत्पादन में कई वर्ष तक प्रयोग होता है और उन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं। खरीदने के लिए कुछ पैसे की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों की कार्यशील पूंजी कहते हैं। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है आपको जमा स्वीकार करना और ऋण देना। जमा स्वीकार करना और ऋण देना व्यावसायिक बैंकों का कार्य है। जमा स्वीकार करना, बैंक के लोगों को बचतों को जमा करता है। बैंकों के साथ हम 3 प्रकार के खाते खोल सकते हैं: बचत खाता, चालू खाता और सावधि खाता। ऋण देना, बैंकों का दूसरा मुख्य कार्य ग्राहकों को ऋण देना है। बैंक दूसरे लोगों से जमा स्वीकार करता है, उसका एक निश्चित भाग सुरक्षा कोष में रखकर शेष राशि व्यापार एवं उद्यमियों को उत्पादन कार्यों के लिए देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है, फ्रांस के निम्न में से किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? तो मिराम्बो और ओबेसिया, ठीक है, मिराम्बो और ओबेसिया, ठीक है। फ्रांस के मिराम्बो और ओबेसिया ने नेशनल असेंबली का गठन की घोषणा की थी। इन्होंने 20 जून 1789 के नेशनल असेंबली का गठन किया था। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली समिति व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया था। नेशनल असेंबली सन 1791 में संविधान का प्रारूप बना। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। 21 सितंबर 1792 को नेशनल असेंबली ने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया। बाणों को रखने का सघन साधन वाक्यांश के लिए शब्द है, तो इसका आंसर होगा जाएगा तुणीर। बाणों को रखने का साधन जो है तुणीर है। बाणों को रखने का साधन के लिए शब्द तुणीर शब्द का प्रयोग किया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट 71 नंबर है, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? तो ये कला से संबंधित है, कला से संबंधित है। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका का संबंध है कला क्षेत्र से संबंधित है। वर्ष 2019 में यह पुरस्कार 3 व्यक्ति प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया था। यह कला, साहित्य एवं विज्ञान में बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। यह 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहते हैं। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। भारत रत्न से पुरस्कृत प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर वेंकट रमण। 1955 में डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू। 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत। 1958 में धेनुकेश्वर कार्वे। 1961 में विधान चंद्र राय, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन और 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 1971 में इंदिरा गांधी। 1975 में 12 वेंकट गिरी। 1976 में कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत। 1980 में जो है मदर टेरेसा को दिया गया था। 1980 में आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत मिला था। 1983 में खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में मिला था। 1988 में मखदूम गोपाल रामचंद्र मरणोपरांत। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत। नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट देखते हैं 1991 में राजीव गांधी को
सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई को 1992 में मौलाना अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा और JRDT सत्यजीत रे, 1970 में FD अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा, अरुण असफ अली, 1988 में SS सुब्बलक्ष्मी, C सुब्रमण्यम, जयप्रकाश नारायण आदि, 1999 में मंडित रविशंकर प्रोफेसर आपको कहाँ है यहाँ 1999 में अमृता सेन एवं गोपीनाथ बदरदोई है। 2001 में लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, 2008 में भीमसेन जोशी, 2014 में सचिन तेंदुलकर और सबसे कम उम्र में चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को भी मिला था और सबसे कम उम्र के हैं जो 2014 में इनको मिला था भारत रत्न। अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय को मिला था 2015 में। 2019 में प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख को मिला था। 2024 में याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत राजनेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे कर्पूरी ठाकुर। लाल कृष्ण आडवाणी राजनेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अनपचार्य शर्करा है, अनपचार्य शर्करा है तो ये सुक्रोस है, सुक्रोस। ठीक है, अनअपचायक शर्करा ऐसे शर्करा जो G2 फेलहिलिंग एवं टोलेन अभिकर्मक विलयन को अपचयित नहीं करते। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सीम नहीं बनाता एवं परिवर्तित ध्रुवण घूर्ण प्रदर्शित नहीं करता है। अनपचयी शर्करा का ये जो है आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये अनुच्छेद जो है 167 में मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारत के अनुच्छेद 167 में मिलता है। 167 में मुख्यमंत्री मंत्रालयों का प्रधान होता है, वही सभी मंत्रालयों पर निगरानी एवं सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राज्य के प्रशासन संबंधी सूचना राज्यपाल को प्रदान करे। नेक्स्ट है, आत्मपाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वाहन किया जाता है तो ये लसिका के द्वारा किया जाता है, लसिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वासन का पाचन के परिणाम स्वरूप वसा में घुलनशील विटामिन, मोनोग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल और मोनोग्लिसराइड्स के संचारण प्रणाली में प्रवेश की आवश्यकता होती है जो लसिका द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके पश्चात इसका उपयोग शरीर के चारों ओर कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। एक बार वसा आंतों को कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं तो रक्त प्रवाह सीधे लघु और मध्य श्रृंखला फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अवशोषित कर रक्त प्रवाह में स्थानांतरित करने में मदद करता है। वसा का पाचन एवं अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है। यह अधिकांशतः पेट और छोटी आंत में संपन्न होता है। फिटकरी गंदले पानी में को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो ये जो है स्कंदन के द्वारा है, स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा जो है स्वच्छ करती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा बनेगा इसीलिए थोड़ा साइंस का क्वेश्चन है तो इसको हम लोग देखते हैं। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? तो कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 को गर्म करने पे जो है आपको मिलता है SO2 मिलता है, SO2 मिलता है। ठीक है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो 1498 में भारत में आया था। 1498 में भारत में आया था वास्को डी गामा और 90 दिनों समुद्र यात्रा करने के बाद जो है 17 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पे, ठीक है, कालीकट केरल में आया था। अब 1502 में जो है वास्को डी गामा फिर पुनः आता है। ठीक है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। 1505 में भारत आया। उसने भारत में शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा भारतीय गवर्नर जनरल था। वो भारत का पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली ने कार्टज आर्मेडा काफिला पद्धति द्वारा जहाज़ों के अरब सागर में प्रवेश करने को नियंत्रित किया। गंगा के मैदान एवं नवीन जलोढ़ निक्षेप को क्या कहते हैं? तो ये आपको खादर कहते हैं, खादर कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई विश्व मजदूर दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी विश्व युवा दिवस, 12 जनवरी विश्व युवा दिवस, 4 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 30 जनवरी कुष्ठ निवारण दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 18 मार्च अयुद्ध निर्माण दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 28 अप्रैल विश्व प्राकृतिक दिवस, 19 दिसंबर गोवा मुक्त दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। वर्ष 1970 से पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। 1970 से पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, शुरुआत 1970 से की गई है। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन थे? तो प्रयाग प्रशस्ति का रचना जो है बाणभट्ट थे। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? तो हरिसेन थे, हरिसेन थे। प्रयाग प्रशस्ति के रचना जो है हरिसेन थे। आइए डिटेल देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के रचना जो थे ये हरिसेन थे। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी प्राप्त करता। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में शांति एवं युद्ध के मंत्री थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। इन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम और मालवायुविग्निमित्रम और रघुवंशरम आदि की रचना की है। विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र की रचना की है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कुछ रोग और कुछ कारक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से जीवाणु रहित रोग की पहचान एवं सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, यानी कुष्ठ रोग और टेटनस जीवाणु रहित है। उसके बाद हैजा और मस्तिष्क व रोधल शोध जो है ये भी जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1891 में भारत में आर्थिक सुधार को अपनाने का मुख्य एवं तत्कालिक कारण क्या थे? तो भुगतान संतुलन का संकट था। भुगतान संतुलन का संकट था। इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। तो इमरजेंसी हार्मोन किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको एड्रीनेलिन को जो है इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। तो ये जामनगर में स्थित है। जामनगर में स्थित है। अंत्योदय अंत योजना कब लागू की गई थी? तो अंत्योदय योजना जो है आपको लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी आपको 2000 में लागू की गई थी। 2000 में लागू की गई थी। इसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 2000 में लागू की गई थी अंत्योदय योजना। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था? तो भाग 7वां जो है हटाया गया था। 7वां हटाया गया था। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकेंगे? भारत से तिब्बत जा सकेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत म्यांमार सीमा को पार किए बिना भारत से तिब्बत जाया जा सकता है। भारत म्यांमार सीमा को पार किए बिना भारत से तिब्बत जाया जा सकता है। भारत म्यांमार सीमा भारत के पूर्व में स्थित है, जबकि तिब्बत उत्तर देश में स्थित है। नेक्स्ट है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 तो गुणक का मान होगा 5 मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ का सवाल दिया हुआ है। मैथ का सवाल है, यहाँ पे अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। अल हिलाल का अधिसूचित क्षेत्र के सदस्य थे। तो ये राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है।
निम्नलिखित में कौन सा बंगाल का अस्थायी बंदोबस्ती के प्रवर्तक है? तो अस्थायी बंदोबस्ती के प्रवर्तक है आपको, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में स्थायी बंदोबस्ती के प्रवर्तक हैं सर जॉन था, ठीक है। और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है, तो ध्वनि का वेग जो है स्टील में सबसे तेज होता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन था, ठीक है। तो यहाँ से मैथ दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।